हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 20 अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। 45 मिनट की वीडियो बनी थी एंड इट गॉट करप्टेड और फिर वो रिज्यूम नहीं हो पाई। तो अभी जो मेरी वॉइस है वो बिल्कुल कम ही रहेगी, है ना। तो इसमें आप कंप्लेंट मत करना और आप बस आई जस्ट वांट टू अपडेट यू। तो मैं बता देती हूँ जितना भी हो पाएगा, जितना भी दोबारा से बोला जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और प्लीज़ आई एम पुटिंग माई एफर्ट, तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है यहाँ पे हम देख लेते हैं। सिग्नल टू चाइना, क्वाड नाइव्स टू सेल टुगेदर, इंडो यूएस पैक्ट ऑन टेबल। तो यहाँ पे जो मालाबार एक्सरसाइज है वो नवंबर में होने वाली है। और यहाँ पे अभी तक मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती थी? जापान, इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, तो अभी एक और कंट्री इसमें ऐड होगी, ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्वाड ग्रुप में है शामिल, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज का ये पार्ट नहीं था। ठीक है, तो अब से ये क्वाड ग्रुपिंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इनके साथ हमारे टाई हो गए हैं, क्योंकि इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ अ पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। एंड ऑल्सो अभी ये मालाबार एक्सरसाइज में भी शामिल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो याद रखने वाली है वो ये है कि न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन के बीच में एफर्ट्स भी हुए थे, स्टेपिंग ऑफ एफर्ट्स टू कंक्लूड बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, है ना। तो BECA, तो BEC अगर आ जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो पहले तो यही याद रखना है कि यूएसए और इंडिया से रिलेटेड है। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट अहेड ऑफ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हो रही है ना, 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में। यानी कि दोनों देशों के यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, वो मिलते हैं। ठीक है, अब जो BECA है ये क्या है? एक मिलिट्री पैक्ट है। ठीक है, और एक ट्रोइका ये बन जाएगा। ट्रोइका मतलब कैसे? आपको पता है यूएस के साथ पहले हमारा क्या था? लिमोवा भी था। ठीक है, और क्या था? कॉमकासा, है ना। तो ये कॉमकासा एंड लिमोवा इज़ अ काइंड ऑफ, मतलब तो लॉजिस्टिक पे बेस्ड है लिमोवा, एंड कॉमकासा जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ना। तो ये ट्रोइका बनेगा फाउंडेशन पैक्ट से, बीइंग द अदर टू विद द यूएस फॉर ग्रेटर मिलिट्री कोऑपरेशन। तो इसको याद रखना। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये बेका है ना, तो बेका क्या करेगा? ये अलाउ करेगा इंडिया को टू यूज़ यूएस जियोस्पेटल इंटेलिजेंस एंड इन्हांस एक्यूरेसी। जो भी मतलब यूएस के जो मिसाइल्स होंगे, आर्म ड्रोन्स होंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम होंगे, तो उनको ये एनहांस करेगा और इंडिया भी यूज़ कर सकता है ना। तो ऐसा इसमें होगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग को क्या बोला जाता है? क्वाड भी बोला जाता है। पहले ही पेज 2 पे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो 2017 से मतलब क्या है, जो क्वाड था ये रिवाइव्ड हुआ था। एंड मालाबार हैड बीन ट्रिलेटरल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द नाइव्स ऑफ यूएस, इंडिया एंड जापान। इट इंक्लूड्स सिमुलेटेड वॉर गेम्स एंड कॉम्बैट मैनूवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी एक्सरसाइजेज हैं जिसके बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या वो एक्सरसाइजेज हैं। तो वो आप देख सकते हो, और ये कीवर्ड एक बार आप देख लो कि क्या क्या यहाँ पे बातचीत हो सकती है। कि एंटी एयर, एंटी सरफेस फायरिंग्स, मैरी टाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, है ना, इंक्लूडिंग विजिट बोर्ड, सर्च एंड सीजर, टैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड एक्सरसाइज एट सी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ अनदर जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं मालाबार के अलावा, जो विभिन्न देशों के साथ होती हैं, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज, वो देख लेते हैं। तो इंदिरा जो है इंडिया और रशिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। मालाबार यूएस, इंडिया, जापान, और अब आपने ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, इनके बीच में नेवल एक्सरसाइज है। वरुणा जो है फ्रांस और इंडिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। सिम्बैक्स जो है इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, सिम्बैक्स सिंगापुर एंड किसके बीच में? इंडिया के बीच में। इप्समार जो है, इप्समार इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीकन नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ये याद रखना है। कोंकण जो है इंडिया एंड ब्रिटेन नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया एंड ब्रिटेन नेवल एक्सरसाइज। ऑसिनडेक्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नसीम अल बहर जो है इंडिया, ओमान एंड नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया ओमान की नेवल एक्सरसाइज को क्या बोला जाता है? नसीम अल बहर। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो 8th एडिशन होने वाला है एनुअल इंडिया श्रीलंका बिलेटरल नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज का। इसको क्या बोला जा रहा है? स्लेनेक्स 20। ओके, तो ये भी यहाँ पे त्रिनकोमाले जो श्रीलंका में है यहाँ पे होगी 19 से अभी 21 अक्टूबर 2020 के बीच में ये हो रही है ना। तो 7th एडिशन जो हुआ था
कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? विशाखापट्टनम में, सितंबर 2019 में। ठीक है, ये जो स्टार्टेड हुई थी स्लिनेक्स वाली जो सीरीज़ है हमारी श्रीलंका के साथ, 2005 से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये कीवर्ड आपको और ये जो एक्सरसाइज हैं इनको एक बार आप दोबारा से देख लेना। और इंडिजिनसली जो बिल्ट है नेवी का ASW कॉमरोटा एंड किट्टांडर, ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। एंड इंडियन नेवी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स एंड डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट विल बी ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिंग। श्रीलंका में ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करेंगी, रिप्रेजेंट यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। लेट्स डिस्कस अनदर न्यूज़। यहाँ पे तो ये कि PLA सोल्जर्स ट्रेस अक्रॉस LAC आर्मी सेज विल रिटर्न हिम। ठीक है, तो चाइनीज सोल्जर जो था वो उसको एप्रीहेंड किया गया मंडे में डैमचौक सेक्टर जो है ईस्टर्न लद्दाख का, वहाँ से वो मतलब भटकते हुए वो इंडियन साइड ऑफ LAC में आ गया था। लेकिन यहाँ पे PLA का भी यही कहना था कि जो PLA का सोल्जर्स है उसको क्या बोल, कौन है वो, कॉर्पोरल वोंग या लोंग है ना, तो वहाँ पे अभी जो है इंडिया का क्योंकि मॉडरेट व्यू ही रहता है, हम जो उनके एनिमल्स वगैरह हैं वो भी जल्दी से भेज देते हैं चाइना को, तो यहाँ पे जो है उसको भी जल्दी भेजा जाएगा। और हमने सच में ही उनको क्या किया, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दिया। प्रोटेक्शन लाइक कि यहाँ पे उसको ठंडा लगे, है ना, जो एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशन है उसमें हमने ऑक्सीजन सपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, फूड, वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एक्सट्रीम एल्टीट्यूड एंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो अब हम वापस भी उनको कर देंगे। और बाकी आपको चाइना और जो इंडिया का जो डिस्प्यूट है, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट और पूरा जो ये पेंगोंग सो से ईस्टर्न लद्दाख में जो हो रहा है वेस्टर्न सेक्टर में, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर है एंड ईस्टर्न सेक्टर जो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, एंड आपका सेंट्रल सेक्टर या मिडिल सेक्टर, ठीक है, जो कहाँ का है, बाराहोती उत्तराखंड वाला रीजन, तो यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट जो है न्यू डिजिटल हेल्थ ID विल बी यूज्ड इन कोविड इम्यूनाइजेशन सेज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने अब जैसे हमारा जो पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है ना, तो उसमें हमारी सारी डिटेल्स होती हैं बैंकिंग से रिलेटेड या फिर और चीज़ें होती हैं, है ना, तो उसी तरह से हमारा एक यूनिक हेल्थ ID होगी जिसमें आपके सारे जो भी आपके डिजीज़ अगर आपको कुछ हुआ है तो उससे रिलेटेड क्या होगा, उसमें डिटेल्स होंगी, डायग्नोसिस रिपोर्ट होंगी, मेडिकेशंस क्या क्या आपको मेडिकेशंस वगैरह दिए गए हैं, किस किस टाइम पे कौन कौन सी। नेक्स्ट न्यूज़, गवर्नमेंट सजेस्ट डिसंगेजिंग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया IIFM 3 अदर प्रीमियर ग्रीन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन अ प्रपोजल कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राजीव गौबा, फिनेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है तो वो डिसंगेज करेगी 5 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, जो उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। वो 5 इंस्टीट्यूशंस कौन है? पहला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देन IIFM। ठीक है, IIFM जो है दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून में है। एंड थर्ड वन इज़ इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, एंड CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर जो है वो चेन्नई में है। एंड द फिफ्थ वन इज़ द सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद। ठीक है, तो ये है जो कि गवर्नमेंट को, आपको पता है कि जब गवर्नमेंट आई थी तो वो किस में आए थे, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट कि कम से कम यहाँ पे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए लेकिन गवर्नेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो एक तरह से ये हो गया कि जो जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंट जो जाता था, ठीक है, सरकार के द्वारा, तो वो अब इनको मिलना बंद हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ बोला जा रहा है और इस स्टेप को मतलब काफ़ी बिज़ार भी बताया जा रहा है सरकार के जो ये स्टेप है कि इनको मतलब एक तरह से आप पहला स्टेप है ये इसको प्राइवेटाइज़ करने का, है ना, सीधा प्राइवेट एंटिटी के हाथों में अब ये इंस्टीट्यूट चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेन हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये देखना है कि एक जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन है ये सेटअप किया गया था 2014 में। ठीक है, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन 2014 में सेटअप किया गया था, और इसने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उसको रैशनलाइज करने का, वन ऑफ इट्स फंक्शंस बीइंग रिव्यू ऑफ ऑल ऑटोनमस बॉडी। ठीक है, तो एक इसका फंक्शंस ये था कि सारी ऑटोनमस बॉडी जितने भी हैं उनको रिव्यू करना है। एंड अभी तक 679 ऐसी बॉडी हैं जिनको रिव्यू किया गया, और इसका जो एम था यही था कि मैक्सिमम गवर्नेंस थ्रू मिनिमम गवर्नमेंट। 2 फेजेस में था।
कमीशन ने जो है 194 ऑर्गेनाइजेशन को 18 मिनिस्ट्री के 194 ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू किया और फिर रिकमेंड किया उनका मर्जिंग, ठीक है, 109 में से कि 26 ये होने चाहिए। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ 5 इनटू द गवर्नमेंट और 5 को शट डाउन करने की बात की और 23 ऑटोनमस बॉडी से डिसंगेजमेंट की इन्होंने बात की, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब अपोज भी कर रहे हैं कि ये सही मूव नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो जो WII है तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से 124 करोड़ की लास्ट 4 सालों में जो फंडिंग है वो रिसीव की है, और IIFM ने जो 119 करोड़ की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंड है वो रिसीव किया है ना। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो वर्ल्ड मतलब जो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून का, तो ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन है जो वेरियस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज है ना, एडवाइजरी, ये सब चीज़ें ऑफ़र करता है। तो इससे मतलब ये होगा कि जो लोग मतलब इतना जिनके एम्बिशंस थे यहाँ पे पढ़ने के, रिसर्च करने के लिए, तो वो अब क्या करेंगे, ब्रेड एंड बटर इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके लिए मतलब वो ज़्यादा फोकस करेंगे रैदर देन रिसर्च, है ना। तो ये प्राइम फोकस जो उनका रिसर्च का था उस वो नहीं रहेगा। मतलब ये मैंने आपको थोड़ा कंसर्न बताया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं ना। बाकी तो न्यूज़ आपने देख ही लिया। और जो ये बाकी के सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जो मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक NTCA है ना, तो ये सब लोग वहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी सरकार एक तरह से ये कर रही है कि वो इनक्रेज करेगी कि सेल्फ सफिशिएंट ये रहें फंडिंग को लेके, है ना। तो ये मूव है सरकार का, तो ये आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, एक गवर्नमेंट प्लान्स कल्चरल एक्टिविटीज़ टू पाक बैक मलेशिया कश्मीर इन्वेजन। तो यहाँ पे जो इंडियन फोर्सेस हैं एयरलिफ्टेड टू श्रीनगर ऑन October 27, 1947। तो यहाँ पे जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, तो स्ट्रिंग ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़ दिखाई जाएंगी October 22 की, द डे ऑफ द रेड इन 1947, ठीक है। तो 2 डेज़ का सिम्पोजियम चलेगा October 22 को श्रीनगर में। और द म्यूजियम लाइकली टू कम अप विद इन लाल किला रेड फोर्ट इन दिल्ली इन द नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यही सब चीज़ें बताई जाएंगी और ये जो एंटायर एक्सरसाइज है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है। और इसका टाइटल क्या रहेगा, मेमोरीज ऑफ 22 अक्टूबर 1947, ठीक है। 22 अक्टूबर 1947 की मेमोरीज। यहाँ पे जो ये आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल्स, तो ये पहला आर्टिकल जो है होप एंड कॉशन। तो ये कोविड-19 की जो बोला गया था ना अभी कि अभी फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं, जैसे दिवाली है अभी, जैसे नवरात्रि चल रहा है, उसके बाद दुर्गा पूजा होती है, दशहरा, छठ पूजा, दिवाली, है ना, ये सब चीज़ें चलेंगे। तो अभी जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था ओनम का, ओनम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में। तो यहाँ पे जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया तो उसके बाद कोरोना वायरस का, कोविड के केसेस जो थे उसमें स्पाइक देखने को मिला, काफ़ी केसेस बढ़ गए थे। तो उसके बाद से यहाँ पे बोला गया कि ये जो बाकी के भी फेस्टिवल हैं तो ये लो की अफेयर्स होने चाहिए। इस वजह से जो दिल्ली गवर्नमेंट और बाकी के जो गवर्नमेंट है वो इंगेज्ड है विद रिलीजियस लीडर, है ना, कि इंश्योर करे कि ये सेलिब्रेशन जो है कम से कम आप करो, बिकॉज ये इट कैन बी मतलब सुपर स्प्रेडर, है ना, जो फेस्टिवल्स हैं दैट कैन बी सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं इस वजह से। और जो MST है दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि स्टीडी डिक्लाइन होगा कोविड-19 का सितंबर 17 के बाद से। और उस टाइम पे 98,000 केसेस जो थे, हाईएस्ट स्पाइक इन अ डे, है ना, वो रजिस्टर किए गए थे। फिर फॉल भी होता गया शार्पली, है ना, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर नंबर ऑफ एक्टिव केसेस फेल बाय अबाउट 18% इन दिस पीरियड। लेकिन जो बाकी अभी जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस जो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट जो है वो अभी भी कम है। और ये चीज़ बोला गया कि अगर ऐसा ही ट्रेंड मतलब रहेगा तो कंटेंजन कुड रन इट्स कोर्स इन द कंट्री बाय February, है ना। और अभी जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे यूरोप है, तो यहाँ पे अपसर्ज हो चुका है केसेस का। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो टेम्परेचर में डिप है, मतलब जैसे विंटर है तो वो भी एक फैक्टर होता है ना। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बोला है कि मेंबर ऑफ द MST पैनल, इन्होंने बोला कि देयर इज़ अ सीजनेबिलिटी, सीजनलिटी, है ना। तो जो मौसमी जो
है गतिविधियाँ, वो भी एसोसिएटेड होती हैं। मतलब इसमें बहुत सारे वायरसेस जो है स्प्रेड होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू सजेस्ट दैट कोरोना वायरस माइट स्प्रेड इन विंटर, है ना। तो ये बढ़ सकता है कोरोना वायरस, बिकॉज आपको पता है कि अभी जो है पोल्यूशन लेवल, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो पोल्यूशन लेवल भी, पर्टिकुलेट मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इंडियन सिटीज़ में, है ना, ड्यूरिंग अर्ली विंटर कुड इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ऑफ दोज, तो जिनके ऑलरेडी रेस्पिरेटरी जो जिनको अलाइनमेंट्स है, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। देन टोल ऑन हर, तो ये अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो उस पर फोकस किया गया आर्टिकल है, और उसमें यही बोला जा रहा है कि जो 2017 है वो एक फॉल दिखाई देता है जो अटेंडेंस रेट है गर्ल्स का, ठीक है, इन 2020। मतलब अगर हम बात करें अभी 2020 की, तो 85% गर्ल्स ने ही रजिस्टर किया था टेस्ट के लिए, रोट इट इवेंचुअली, एज़ कम्पेयर 86% बॉयज़, और 2019 में इससे 92-93% ये था। और ये बोला जा रहा है कि ये इनइक्वालिटीज़ को दिखाता है ना, कि अभी पैंडमिक की वजह से पहले ही हमारे समाज में इतनी असमानताएं थी, और काफ़ी ज़्यादा अभी जो हार्ड हिट किया है वो इंडियन वुमेन को किया है, स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ इंडियाज कास्ट एंड क्लास हायरार्कीज़, है ना। तो ये एजुकेशन ही अकेले का नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे एविडेंसेस भी मिलते हैं पोस्ट लॉकडाउन के बाद भी, जो इकोनॉमिक सिनेरियो देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो विलेजेस को चले गए हैं, है ना। और जो मनरेगा में जो महिलाएं इन्वॉल्व थी वो भी कम हो गई हैं वहाँ पे ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं। और देखो, जब वुमेन जो है घर पे गई वो लॉकडाउन के बाद में, तो उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, है ना। एक तो वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, दूसरा वो वर्क एट होम भी कर रही हैं, है ना, घर का काम, और घर के काम हाउस होल्ड्स के अलावा अगर उनके चाइल्ड है तो चाइल्ड केयर भी वो कर रही हैं। तो डोमेस्टिक वर्क के साथ साथ ये सारे कामों में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब अल्टीमेट मतलब जो लास्ट में क्या, अपनी जॉब वगैरह छोड़ी। तो एक तरह से ये इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये होता है। और अगर लॉकडाउन की बात करें तो यहाँ पे वुमेन्स में घरेलू हिंसा मतलब देखने को बहुत ज़्यादा मिली है लॉकडाउन के टाइम पे, डोमेस्टिक वायलेंस और इल पेड वर्क, है ना, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में बताया था। मैं आपको मतलब ब्रीफली जो जिस्ट है आर्टिकल्स का वो ही अभी दे सकती हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग वे फ्रॉम 1962, तो 1962 में आपको बताया कि एक काफ़ी बड़ी जो बैटल थी इंडिया चाइना के बीच में वो हमने लड़ी थी। एंड 58 ईयर्स हो गए हैं लेटर, जो इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप है वो चेंज हुई है, लेकिन जो इनइक्वालिटी है हैज़ ग्रोन, है ना। तो जो माओ जेडोंग उस टाइम पे थे, वो जवाहरलाल नेहरू को मतलब वैसे तो कन्विंस करते थे कि चलो हम मतलब साथ साथ है। और कुछ से भी पहले पता होगा 1954-5 के टाइम पे पंचशील अकॉर्ड हुआ था साइन, है ना, पंचशील का सिद्धांत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो बोलते कुछ और हैं, एक्शन में कुछ और करते हैं, है ना। बोलना कुछ और कि मित्रता है, लेकिन साथ में क्या करना, उसको मतलब अटैक कर देना तुरंत। जैसे अभी डिसंगेजमेंट प्रोसेस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और उसी टाइम हमारे जो 20 जो जवान हैं वहाँ पे मतलब क्लैश देखने को मिला, है ना, वो शहीद हो गए थे। तो इस तरह का रवैया चाइना का हमेशा से ही रहता है। और ये चीज़ बोली गई है कि उस टाइम पे जो माओ जेडंग थे वो मतलब इतना, चाइना कभी भी हमें इक्वल, इंडिया को इक्वल नहीं देखता है कि वो क्या है, सिमिलर पावर है ना। अपने यहाँ पे भी मीडिया में वो यही करते हैं, अपने को यूएस से कर लेंगे कंपेयर, जापान से जो सुपर पावर है ना, उनसे कर लेंगे, बट इंडिया का वो इस तरह से रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। और वहीं अगर हम आज की बात करें तो मोदी और जी जिनपिंग के जो रिलेशन है वो भी आपको जैसे मामलपुर में झूला झूलते हुए दिख रहे होंगे, है ना, या फिर वुहान समिट हुई थी, है ना, हैंड टू हैंड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली। लेकिन जो ग्राउंड लेवल है उस पर हमारे ऐसे कुछ खास रिलेशन नहीं है। चाइना ने हमेशा ही हमको क्या किया, मतलब एक तरह से चीट किया है ना, धोखा ही तो दिया। तो इन 1950s इंडीड दैट द टर्न ऑफ द सेंचुरी दैट वर गुड रीजंस फॉर इंडिया लीडर्स, है ना। तो कुछ टाइम पहले तो मतलब अगर हम बात करें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की, तो हमारे अगर जो सिविलाइजेशन की बात करें, अपनी जो लिगेसी है, वो कल्चर फैक्टर्स हैं, तो वो सिमिलर थे। इवन
इकोनॉमिक्स भी, जो इकोनॉमी जो थी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था वो भी सेम थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, टू बिकेम इंडिपेंडेंट नेशंस, है ना। और उसके पहले मतलब इंडिया को क्या चाहिए था, रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया के थे वो उन्होंने ब्रिटेन वुड्स में वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फाइट की, है ना, कि हमें मतलब वहाँ पे भी रिकग्निशन मिले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। और जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जिसको हमने क्या अभी क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, है ना। तो यहाँ पे भी हमने, क्योंकि यहाँ पे जो था ये जब क्रिएट हुए थे तो उस टाइम पे यूएसए ने चाइना को काफ़ी फेवर किया था, है ना। तो लेकिन इंडिया को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था इन सारे इंस्टीट्यूट के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स वोटेड इन फेवर ऑफ चाइना बीइंग गिवन अ हायर वोट शेयर, है ना। तो चाइना को यहाँ पे ये बोला गया कि यूएसए के द्वारा कि हायर वोट शेयर मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी भी यही बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया हावर इंसिस्टेड ऑन व्यूइंग चाइना एज एन इक्वल। हम तो इक्वल देखते हैं, लेकिन ये दो पब्लिश बुक भी है ना, इनको भी आप देख सकते हो किस किसके बारे में क्या क्या है ये। तो ये 1962 का जो बॉर्डर वॉर जो हुआ था, तो यहाँ पे बस चाइनीज़ जो डुप्लिसिटी है उसी को ये डिनोट करता है ना। 1962 का जो क्लैश हुआ था, लेकिन उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्गर हमारा इमरजेंस हुआ, है ना। अभी जो हमारे कल्चरल रिवोल्यूशन, चाइनीज़ इकोनॉमी है, एंड द बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द इंडियन इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें रही। और बाकी हम बात करें, अगर लीडरशिप की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, तो यहाँ से जब ये लोग कि मतलब ये लोग सरकार में थे तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसने मोमेंटम गेन करना स्टार्ट किया था। और जो चाइना के जो स्कॉलर्स हैं वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में मतलब क्या आता है, वो उनकी साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, तो उसको भी वो दर्शाता है कि उसमें वो काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं, अगर हम आज के बारे में देखें, है ना। तो ये सारे और सारे जो स्ट्रॉन्ग अलाइंसेस हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ और बाकी की कंट्रीज़ के साथ, तो वो ये मैसिव बूस्ट उसको दे रहे हैं। और बाकी यही चीज़ बोली गई है कि जो अभी जो हमारे रिलेशंस हैं, मतलब हमारे काफ़ी इन्हांस्ड हुए हैं। अगर हम अपनी मिलिट्री और जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्पेस है उसकी बात करें, तो काफ़ी बेटर रिलेशंस अभी हुए हैं। और अभी जो हमारी डिप्लोमेसी है वो सुपीरियर है ना, जैसे 1962 में थी, क्योंकि उस टाइम पे नेहरू ने जो था काफ़ी ज़्यादा उनको भुगतना पड़ा था जब उन्होंने कृष्णा मेनन की एडवाइस को माना था। लेकिन अभी मोदी को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कौन है, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। तो उनकी एक मैच्योर एडवाइस आ रही है और उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो उनकी एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हमारे जो इंडिया के रिलेशंस हैं, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथन उनको मिल रही है ना। और क्वाड कंट्रीज़ जो हैं, तो यहाँ से हमारी एक डिप्लोमेटिक मसल्स में ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एडिक्वेटली कॉम्पिटेंट मिलिट्री फ्रेम एक हमारा बन रहा है। तो ये चीज़ बोला गया है कि अगर हमें आज की बात करें, एट प्रेजेंट जो चाइनीज़ इकोनॉमी है इज़ नियरली 5 टाइम्स द साइज ऑफ इंडियाज़ इन यूएस डॉलर्स टर्म्स, एंड ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इंडियाज़ की जो पीपीपी है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, उससे काफ़ी ज़्यादा आगे है। हम उनको आज भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे अभी चाइना को इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में। लेकिन जिस तरीके से वो अपने जो डोमेस्टिक पावर है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसको वो इन्हांस करने में ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं, तो उसी तरह से हम भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम अपना कंटिन्यू फोकस किस में लगाएं, हम डोमेस्टिक इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ में, ह्यूमन कैपिटल में। और देयर आर नो शॉर्टकट्स, नो ग्लोबल पावर्स एंड इन्फ्लुएंसेस, है ना। तो ये आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है द गुड नेबर। तो यहाँ पे आपको पता है कि बांग्लादेश ने अभी ये आईएमएफ जो है, आईएमएफ क्या रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अगर कहीं पे भी आ जाता है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड बैंक भी ऑप्शन में रहेगा, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है